आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास विषय का पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति प्रस्तावना दी है। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अनेक रियासतें थी। बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि जब भारत देश आजाद हुआ, आजादी का दिवस हम 15 अगस्त सन 1947 से ही मनाना शुरू कर दिए। हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को। आजादी के बाद हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए ऐसी स्थिति नहीं थी। हमारे देश पे अब भी कई हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई। कई स्थानों पर अभी भी विदेशी रह रहे थे और उसी के साथ साथ अनेक समस्याएं हमारे सामने एक बहुत बड़ा तूफान बन करके खड़ी थी, जैसे हिंदू मुस्लिम के दंगे, विभाजन भारत और पाकिस्तान का, उसका जो असर था। और ऐसे समय में महात्मा गांधी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि किस तरह से इस देश को एकत्रित रखा जाए, संगठित रखा जाए। वो अपने प्रयास में लगे हुए थे। उसी के साथ साथ भारत में जो रियासतें थी, जो रजवाड़े थे, वे भी स्वतंत्र रूप से थे। तो वे रजवाड़े उनके ऊपर था कि वो भारत के साथ विलय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने पहले से ही ऐसी योजना बनाई थी, ऐसी नीति बनाई थी, ये रियासतें और रजवाड़े सभी मिल करके एक अखंड भारत देश बने, एक विशाल भारत देश बने, ये सब अलग ना रहे। तो जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों ने पहले से ही रियासतों के जो रजवाड़ों के जो लोग थे, उन्हें समझाना शुरू किया कि अगर हम टुकड़े टुकड़ों में रहेंगे तो हमारे देश पर फिर से दूसरे देश के लोगों का कब्जा हो जाएगा, विदेशी फिर से हमें अपना गुलाम बना लेंगे। इसलिए इन रियासतों को संगठित करने के लिए 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई और उन्हें बताया गया, जो भी रियासतें थी, रजवाड़े थे, उन लोगों को समझाया गया कि किस तरह से उनके हित में है भारत के साथ रहना और अकेले स्वतंत्र रहने से उन्हें क्या क्या समस्याएं आ सकती। ऐसे समय में जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त सन 1947 को, तो इन रियासतों के विलयीकरण के लिए, विलयीकरण मतलब कैसा है, उनको अपने साथ संगठित करने के लिए, भारत देश में विलय करने के लिए, मिलाने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदारी दी गई, जो उस समय के गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही सूझबूझ से, बड़े ही राजनीतिक तरीके से कार्य कर रहे थे। ज्यादातर रियासतें जितनी थी उसको उन्होंने भारत में विलीन करवा लिया। रियासतदारों के हित की क्या बात है उनको समझाया गया। सरदार पटेल ने रियासतदारों को समझाया, उनके इस आह्वान को रियासतदारों से भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लेकिन कुछ ऐसी रियासतें थी जो अब भी मानने को तैयार नहीं थी, भारत के साथ विलय नहीं करना चाहती थी, वे स्वतंत्र रहना चाहते थे। उनमें से है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन रियासतों को छोड़ करके जो अन्य रियासतें थी वे सब भारत में विलीन हो गई। अब ये तीन बड़ी रियासतें, इनको अपने साथ मिलाना, अपने देश के साथ इनका विलय करवाना बहुत ही चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण काम था, बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। और इस कार्य के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तरह से अपनी ताकत लगा दिए कि किस तरह से इन रियासतों को अपने देश के साथ जोड़ा जाए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इन्हें हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आयरन मैन, एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेने वाला, एक मजबूत नेतृत्व हमारे देश का, जो उस वक्त स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे और उन्होंने उप प्रधानमंत्री के पद पर भी कार्य किया, गृह मंत्री का पद था। और देश को एकत्रित करने का, रियासतों को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। भारत पाकिस्तान की युद्ध के दौरान भी इन्होंने गृह मंत्री के रूप में कार्य किया।
अब सबसे पहले आए जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ की जो रियासत थी, यह सौराष्ट्र की एक रियासत है थी उस समय। जूनागढ़ के जो लोग थे, वहां की जो प्रजा थी, वह भारत देश में सम्मिलित होना चाहती थी। उनका झुकाव पूरी तरह से भारत में मिलने का था। किंतु वहां का जो नवाब था, वह पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था। पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव अधिक था। वह किसी भी तरह से भारत में विलय नहीं करना चाहता था। लेकिन समय ऐसा आया कि प्रजा के दबाव में, झुकाव में नवाब को झुकना पड़ा। जब जनता चाह रही है कि भारत के साथ रहना है, तो नवाब कुछ नहीं कर सकता। नवाब का जो विरोध था, वह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। अंततः नवाब हमारे देश को छोड़ करके पाकिस्तान भाग गया। इस तरह से फरवरी 1948 में जूनागढ़ का हमारे देश में, भारत में विलय हुआ। तो सबसे पहले जूनागढ़ का विलय था, और ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ, और नवाब को अंततः भारत देश को छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान जाना पड़ा। फिर हैदराबाद मुक्ति संग्राम आता है। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी हमारे देश की, सबसे बड़ी रियासत। यहाँ पर अनेक भाषा के लोग रहते थे। उसमें प्रमुख रूप से तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी प्रांत थे। और यहाँ निजाम का एक छत्र शासन था। निजाम किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं था, किसी भी तरह से भारत देश में विलय करना नहीं चाहता। रियासत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। हैदराबाद की रियासत की जनता ने तेलंगाना क्षेत्र में आंध्र परिषद, मराठवाड़ा क्षेत्र में महाराष्ट्र परिषद और कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक परिषद की स्थापना की। वहीं स्वामी रामानंद तीर्थ ने 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। अब हैदराबाद मुक्ति संग्राम के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ अग्रसर हुए। उनके नेतृत्व में 1938 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई। निजाम ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया, विरोध किया। निजाम जानता था अगर ये संगठन सफल हुआ तो ये सब भारत में विलय कर जाएंगे। इसके लिए पूरी तरह से निजाम ने इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। निजाम के खिलाफ फिर संग्राम प्रारंभ हुआ। इस संग्राम का नेतृत्व जुझारू सेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया, और ऐसे समय उनके सहयोगी थे नारायण रेड्डी, सिराज उल हसन तिरमजी, और उनके जो प्रखर अनुयायी थे, निष्ठावान अनुयायी थे, वे थे पीवी नरसिंह राव और गोविंद भाई सराफ जी। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। उसने हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में विलीन करने की दृष्टि से अपनी गतिविधियां आरंभ कर दी, और ऐसे समय में उसका सहयोगी था कासिम रिजवी। कासिम रिजवी ने हर तरह से निजाम का सहयोग किया, और उसने रजाकार नाम का संगठन स्थापित किया। प्रजा को दबाने के लिए उसने रजाकार संगठन की स्थापना की। प्रजा का झुकाव था कि भारत देश में विलीन करे यह रियासत, लेकिन अनेक तरह के उस पर जुर्म ढाए गए जनता पर, कासिम रिजवी और उसके साथियों द्वारा। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, वे मुस्लिम लोगों पर भी अत्याचार करते थे, अन्य लोगों पर भी अत्याचार करते थे। जो भी भारत के समर्थन की बात करता, भारत में विलय की बात करता, उनके साथ उसका व्यवहार बड़ा ही कठोर था। अनेक अत्याचार जनता पर किए गए। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की कि निजाम को मनाया जाए, हर संभव प्रयास किया गया। वहां पर ऐसी स्थिति थी, ऐसा बताया जाता है कि भारत की जो करेंसी थी, रुपए थे, उसको भी वो लोग वहां पर चलने नहीं देते थे। हैदराबाद में भारत के करेंसी को चलने नहीं दे रहे थे। भारत विरोधी हर अभियान चलाने की कोशिश की, किंतु जो जनता थी निजाम और कासिम रिजवी के अत्याचार से त्रस्त हो गई थी। पूरा ज्वाला भड़क रहा था उन लोगों के अंदर, वहां के लोगों में, जनता में। भारत सरकार की बात न मानने के बाद आर्य समाज के लोग भी आगे आए। आर्य समाज के सहयोग से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू की। 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध
जो ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई। ऑपरेशन पोलो क्या था? ऑपरेशन पोलो में पुलिसिया कार्रवाई निजाम के खिलाफ थी। पूरी तरह से निजाम जब त्रस्त हो गया, हार गया, निजाम ने अंत में सितंबर 1948 में आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और हैदराबाद रियासत का इस तरह से भारत में विलय हुआ। इस संग्राम में विशिष्ट रूप से आर्य समाज का विशेष योगदान रहा। यहाँ पर दिया है, स्वामी रामानंद तीर्थ ने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। उनके नेतृत्व में हैदराबाद मुक्ति संघर्ष मोर्चा निकाला गया, अनेक जो प्रयास किए गए, और स्वर्गीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अभिवादन करते हुए एक चित्र दिया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले आर्य समाज को धन्यवाद कहा कि आर्य समाज ने यदि पहले से जो नियोजनबद्ध तरीके से तैयारी करके रखी थी हैदराबाद में, उसके कारण 3 दिन में ही हैदराबाद में पुलिस एक्शन सफल हो गया। इसके लिए उन्होंने अभिवादन किया आर्य समाज के लोगों का। इसके बाद है हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का योगदान। इस संग्राम में स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, गोविंद भाई श्राफ, अनंत भालेराव, आसाताई वाघमारे आदि का विशिष्ट और महत्वपूर्ण योगदान। वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया। विद्यार्थियों के जो संगठन थे वे सब सहभागी हुए। अनेक विद्यालयों में वंदे मातरम की जो प्रार्थना है वो की गई, वंदे मातरम के नारे दिए गए, और विद्यार्थी पूरी रूप से सक्रिय रूप से उसमें सहभागी हुए। इसी तरह हैदराबाद संग्राम में वेद प्रकाश, श्यामलाल, गोविंद पानसरे, बहिरजी शिंदे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, शोएब उल्ला खान आदि ने प्राणों का बलिदान किया, आदि ने प्राणों का अपने त्याग किया। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणा सिद्ध हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा के नेताओं और सामान्य लोगों का भी असाधारण योगदान रहा। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिन है। इस दिन को मराठवाड़ा में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र भारत में मराठवाड़ा का समावेश नहीं हुआ। 1948 ईस्वी में वे जनता के उत्स्फूर्त संग्राम के बाद इस क्षेत्र का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ। अर्थात 1948 में जो जनता ने कोशिश की, प्रयास किया, उसके बाद इस क्षेत्र का भारत में विलय हुआ और भारत में यह सत्ता आ गई। तो धन्यवाद बच्चों।